वेलकम द आईटी शो। मैं हूं आपका होस्ट अदनान सरवर। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की एक स्टोरी को जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी हर्डल्स को फेस किया और अपने उस ड्रीम को फिजिकल स्टेट के अंदर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया। हमने अपने लास्ट शो के अंदर आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आईटी का हो। आपकी फील्ड कुछ भी हो सकती है। वो एजुकेशन से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप बीबीए के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप मैनेजमेंट से भी अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके लिए अगर आईटी की स्किल्स इसके अंदर अगर आप मर्ज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें एजुकेशन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है स्किल्स, यानी कि स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। और इन स्किल्स के बाद ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको फेस करते हुए आप अपने करियर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक आइडिया सोचा, उस आइडिया का आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपने एक प्लान बनाया कि जी इस आइडिया को अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो उसका ये प्लान होगा। उस प्लान के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है उसकी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए डेफिनेटली आपके लिए वो सारी चीज़ें कंप्लीट करना ज़रूरी है, जिसमें फैक्टर्स हैं। नंबर वन फैक्टर है आपकी टीम का होना, जिसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, यानी कि उस प्रोजेक्ट को बनाना है। सेकंड थिंग जो आपके पास आती है वो है उस टीम की वो स्किल्स जो इस प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उस टीम का एक एक स्टेट तक उस प्रोजेक्ट को लेके आना। फिर उस प्रोजेक्ट का जो फेज़ वन है वो कंप्लीट करने के बाद उसका मार्केटिंग एस्पेक्ट है। मार्केटिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टेप है। फिर एग्जीक्यूशन के बाद कुछ फेजेस के बाद आपको फंडिंग की ज़रूरत है। फंडिंग के बाद आप उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर एक जो प्रोजेक्ट है वो आपका सक्सेसफुल होता है। ये सब चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे अपने कुछ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और जिस तरह अभी हम आज के इस शो में आपसे एक ऐसे गेस्ट को मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत छोटी एज के अंदर अपना एक ड्रीम जो है उसको उसका एक प्लान बनाया। फिर उसका उसके हवाले से एक टीम प्रिपेयर्ड की। फिर कंसिस्टेंट रहे उस प्रोजेक्ट के अंदर, काफ़ी चीज़ें उन्होंने लर्न की। और आज जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट वो रन कर रहे हैं और एक अच्छी खासी जो अर्निंग, जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आपको रिटर्न करता है, आप उससे वो गेन कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक के बाद हम आपको उस गेस्ट के साथ मिलवाएंगे। सो कीप वाचिंग द आईटी शो। वेलकम बैक द आईटी शो। और अब हमारे साथ मौजूद हैं फैसल साहब, जो कि एक्सेस कम्युनिकेशन के सीईओ हैं, और हम बहुत सी बातें उनसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैसल साहब वेलकम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और फैसल साहब थैंक्स एज वेल कि आपने टाइम दिया। और मैं और ऑडियंस डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि आपने इतनी कम एज के अंदर एक्सेस कम्युनिकेशन का जो ड्रीम है वो आपने ट्रू किया और आपने इसको बेहतर तरीके से सक्सेसफुल एक अपना जो जर्नी है उसको बनाया। तो सबसे पहले तो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये है कि आपका जो एक्सेस कम्युनिकेशन का जो ड्रीम था वो कैसे आपके माइंड में आया, क्योंकि इतनी यंग एज के अंदर इस तरह के ड्रीम्स को सोचना, ख़ुसूसन हमारे जो सेंट्रल एशिया का जो हमारा रीजन है, इसके अंदर हमें काफ़ी चैलेंजेस सामने आते हैं। तो आपके माइंड में ये आया कैसे कि आप बिज़नेस करेंगे? ये कैसे आपने स्टार्ट किया? एक्सेस के ड्रीम बचपन से ये तो नहीं था कि मैं एक इंटीरियर और डिजिटल मार्केटिंग फर्म सोचूंगा, बट बचपन से मुझे शौक था कि मैं कुछ चीज़ें बेच के और कुछ ना कुछ जो है उस पर प्रॉफिट अर्न करता था। फिर जब मैं इस डिग्री में आया और मैंने टूल सीख लिया बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का, देन आई थॉट कि मैं ये चीज़ बेच भी सकता हूँ। हार्डवर्क्स थे, आर्ट थिंग्स थी कि जी लोग प्रेफर करते थे कि हम जॉब करें, हमें पैसे जल्दी मिल जाएंगे। इस टीम में मुझे कोई पैसे देता नहीं था इतने ज़्यादा स्टार्टिंग में।
बट आई थॉट कि कभी ना कभी मैं उस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा कि हम काम जो है वो इस तरह आएगा कि हमें पैसे भी मिला करेंगे। एंड क्या आपने ये थीम था, ये बचपन में कुछ सोच के रखा हुआ था कि यार बिल्कुल कुछ ऐसे ही business था कि बचपन में मैं कुछ ना कुछ बेच के कुछ उसके ऊपर प्रॉफिट रख लेता था। फॉर एग्जांपल मैं पेट्स बेचना शुरू कर देता था हाँ। और फिर फ़ोन के कवर्स के बैक पे वो JDM के कवर्स लगा लगा के वो सेल करता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 का लेता था तो 200 का मैं उसको सेल कर देता था। तो मुझे बस यही शौक था। तो आपकी जो फैमिली थी वो आपको अलाउ करती थी कि आप बजाय के स्टडी करें और इन चीज़ों पे फोकस करें, और आपने उस दौरान जो अपनी छोटी चीज़ें जो सेल आउट करना स्टार्ट की, कुछ अर्निंग वगैरह, तो वो कहते नहीं थे कि आपको अर्निंग की क्या प्रॉब्लम है? स्टार्टिंग में यही होता था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आता था मेरे फादर के साथ मेरा, कि वो कहते थे कि तुम अपनी फील्ड पे फोकस करो, तुम जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। बट आज आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उनको दिखाना शुरू कर दिया कि देखें ये मैंने ये चीज़ ली थी, देन आई सोल्ड दिस फॉर दिस प्राइस, तो उन्होंने मुझे रोकना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हाँ जो करना है पढ़ाई पे फोकस रखो, साथ साथ जो करना है वो करते रहो। हाँ, दैट्स गुड। तो इस ड्रीम को जो सबसे पहले आपने कहते हैं कि अमली जो जामिया आपने इसको पहनाया, मतलब इसको आपने ड्रीम से इसकी फिज़िकल जो स्टेट है उसको जब आपने उसको बनाया, तो उसमें क्या पहला स्टेप था जो आपने लिया, जिसको आपने स्टार्ट किया और आपको कॉन्फिडेंस फील हुआ कि अब आप अपनी कंपनी की तरफ आ सकते हैं, या कंपनी आपने बनाई कैसे, यानी कि जो पहला स्टेप है वो कैसे लिया आपने? पहला स्टेप ऐसा था कि मुझे रैंडमली एक मेरे फादर के दोस्त की कॉल आई कि आप कोई जिम बना सकते हैं, तुम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो कोई जिम की डिज़ाइनिंग करानी है। मैंने अपने 3 दोस्तों से बात की कि हम ये काम खुद कर सकते हैं, और वो हमने प्रोजेक्ट 40,000 रुपीज़ का प्रोजेक्ट फाइनल किया था, जो कि 4 महीने का प्रोजेक्ट था। उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट थी, हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट जब हमने कंप्लीट किया 4 महीनों में, उसमें बहुत कुछ सीखा। देन वी डिसाइडेड कि हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो 4 मंथ्स में 40,000 की जो अर्निंग है एज ए स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि काफ़ी इनफ होती है, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा फील तो हुआ होगा कि यार कम अमाउंट है, ज़्यादा हम लोग भी हैं। कितनी टीम थी वैसे? हम 4 लोग थे जिन्होंने वो 40,000 का प्रोजेक्ट दिया था, और अब शायद हमें लगता है कि वो बहुत कम पैसे थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा पैसे थे। ठीक है। और पैसों से ज़्यादा हमारे लिए वो प्रोजेक्ट था कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, हमने एक जिम डिज़ाइन करना है फिजिकली। तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने उसको एक कंपनी स्टार्टअप की आपने, तो आपकी जो टीम है वो आप पे इतना कॉन्फिडेंट थी कि हाँ अब हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं? उनके सबके आपके माइंड कैसे मतलब एक दूसरे के साथ वो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं, और मतलब उस प्रोजेक्ट के बाद हमने सोचा कि मैं अब कहीं अप्लाई करता हूँ जॉब के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं तुम जॉब मत करो। रियली? तो हम घर के बैक पे अपना हमने एक घर पे ऑफिस बनाया। अच्छा। जो छोटा सा गेट लगता था, 1 कमरे का ऑफिस, और उसमें हमने सिर्फ 5 कुर्सियाँ और एक टेबल रखती थी। हम 6 महीने काम करते रहे और हमें कोई सैलरी नहीं मिली। मतलब हम सिर्फ सर्च करते थे कि हमने नया क्या करना। ओके। इस सब के बाद हमने सोचा कि वाकई हमारे अंदर कैपेसिटी है, तो फिर हमने एक्सेस बनाया। ओके। आपको ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि आपने मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए जो फंडिंग है वो कैसे अरेंज हुई? मतलब एक इनिशियल फंडिंग तो चाहिए होती है, क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका ऑफिस है और उसमें जो टीम है जो काम कर रही है आपके पास और जिनको आप मैनेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके एक्सपेंस हैं, वो चीज़ें हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया आपके? मैं अभी जो देख रहा हूँ हमारे डिफरेंट एरियाज़ के अंदर आपके कुछ रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और इवन के प्राइवेट सेक्टर के अलावा अपने गवर्नमेंट में भी बिल्कुल काफ़ी कामयाबियाँ जो है वो हासिल कर ली हुई हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को कैसे आपने अचीव किया? तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, लोगों में ट्रस्ट बिल्ड कैसे हुआ? ट्रस्ट बिल्डिंग मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं आता कि ये बच्चे हैं, ये क्या करेंगे। हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स लूज कर जाते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो देखते थे कि ये तो बच्चे हैं, ये काम कैसे करेंगे। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग में, कि हम जाते थे, बेशक हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट कंपेटिटर्स, कैपेसिटी बहुत थी, लेकिन क्योंकि एज फैक्टर आ जाता था, लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते एंटरप्रेन्योर्स पे कि नहीं ये शायद नहीं कर जाएंगे, शायद ये अभी कुछ देर के बाद हमारा प्रोजेक्ट इन बिटवीन छोड़कर बिल्कुल ऐसे ही है, और वाइंड अप करके तो ये काफ़ी चीज़ें आती थी जो स्टार्टिंग में। ओके, तो फिर इसको कवर कैसे किया आपने? उसको कवर इसी तरह के काम से काम करते गए, हमने बहुत ज़्यादा फ्री काम किए हैं,
स्टार्टिंग में ऐसे बड़े बड़े शूट्स हैं जिसमें हमें सिर्फ था कि हमें नाम मिल जाए, नाम यानी कि सिर्फ नाम मिले, हमें नाम मिले, पोर्टफोलियो हमें बिल्डअप हो। पोर्टफोलियो बिल्डअप हाँ, हो। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये चाहते हैं कि विद इन अ फ्यू डेज वो अपनी प्रेजेंस बनाएं और जल्दी से वो काम ले लें। मतलब अगले स्टेप पे आ जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अपना नाम बनाने के लिए, ट्रस्ट बनाने के लिए अपना पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करना पड़ता है। तो हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि जी फ्री काम नहीं करना। प्रॉब्लम ये आती है स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स पे कि वो कहते हैं हमने अब फ्री काम नहीं करना, बिकॉज मैंने ये चीज़ सीखी थी कि किसी को नहीं पता मैंने कितने पैसे लिए हैं, लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता लगेगा कि मैंने कौन सा काम किया है जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर रहा ये हूँ। बहुत मज़े की बात बताई आपने कि एक्चुअल में ये नहीं देखना कि कितने पैसे मिले हैं, क्योंकि वो आवाम को नहीं पता ना। आवाम को सिर्फ इतनी बात पता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, और उस पोर्टफोलियो की बुनियाद पर जब कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो आपको मिलने में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गवर्नमेंट का जो टेंडर है, जिस तरह ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने विन किया और इसको कंप्लीट भी किया, और बहुत ज़बरदस्त एक इंटीरियर का जो प्रोजेक्ट है वो मैंने खुद देखा, तो वो कैसे, वो एक कहानी कैसे है? गवर्नमेंट की कहानी ऐसी थी कि हम लॉकडाउन के टाइम पे हमें एक क्वेरी आई कि हमने 3 प्रोजेक्ट्स करने हैं और आप करेंगे, और वो मरी में प्रोजेक्ट्स थे। हम लोगों ने सोचा कि हमारा एक ट्रिप भी हो जाएगा। आपको पता है बैचलर्स में आपको यही होता है कि हमारा एक ट्रिप भी हो जाए, साथ हमारा काम हो जाए। हम नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग पे जाते हैं तो पता लगता है कि वो सेक्रेटेरिएट है और एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हमें कहा कि ये 3 प्रोजेक्ट्स तुम लोगों ने करने हैं। अच्छा। मैंने तुम लोगों का काम देखा है। एक्स अमाउंट ऑफ मनी थी जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट की इक्विवेलेंट थी, बट वी थॉट कि यार अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें ये करने चाहिए। वहाँ से हमने कभी सोचा नहीं था कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे उस प्रोजेक्ट की बेसिस पे, और वो सारे पैसे कवर कर लेगा। मतलब अपॉर्चुनिटीज आपके साथ लिंक्ड होती गई। बिल्कुल ऐसी है। और आपने एक कंप्लीट किया, फिर उसके साथ हमने अपने पहले 3 प्रोजेक्ट्स किए और वो लोगों को इतने अच्छे लगे कि डिपार्टमेंट्स की कॉल आई कि हमने इंटीरियर कराना है, हमने ये डिपार्टमेंट करना है, हमने ये डिपार्टमेंट करना है, और वो जर्नी हमारे पास अब जो ऑफिस में 70% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो है हमारे गवर्नमेंट के साथ हैं। दैट्स वंडरफुल। तो ये एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ कि आपने बल्कि इसका क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। तो लेकिन इसके अंदर एक जो चीज़ मैं देखता हूँ कि एज ए एंटरप्रेन्योर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है इसके अलावा, वो आई थिंक सो टीम का भी होता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि मैंने आपका जो केस स्टडी है उसको जिस तरह मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया, तो आपकी कामयाबी के पीछे मैंने देखा कि आपकी जो टीम और आपके जो लाइक माइंडेड जो पीपल हैं वो एक ही थॉट के ऊपर है कि हमने ये करना है। तो वो टीम कैसे मिली आपको? क्योंकि मैं इसमें टीम में जो अहम प्लेयर हैं वो आपके आई थिंक सो 2 फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनको कैसे आपने गैदर किया? मेरी टीम में मेरे साथ जो 2 कोर टीम है, जो मेरे फाउंडर्स हैं मेरे साथ, फाइक और आयशा, हम तीनों ने शुरू से यही सोचा था कि हमने पैसे नहीं बनाने। पहले 10 साल हमने सिर्फ काम करना है, उसके बाद हमने सोचना है कि पैसे कैसे कमाने। लोग छोड़ इसलिए जाते हैं, टीम छोड़ जाती है पैसों के चक्कर में। उनके माइंड को कैसे आपने मतलब अपनी तरह, क्योंकि हर एक का माइंड डिफरेंट है ना, वो सोचता भी डिफरेंट है, तो उसको कैसे आपने अपनी फील्ड में लेके आया कि अच्छा यार हमने ये काम करना है, थोड़ा सा काम में पैशनेट भी रहना है, लेकिन और काम में मतलब जल्दी नहीं दिखानी। हमने डिविजन्स की हुई अपने काम की, ताकि फाइक का जो डिज़ाइन का काम है मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। वो क्योंकि फाइक उसमें सबसे बेस्ट है, मैं उसको कुछ नहीं बता सकता। आयशा का इसी तरह इंटीरियर का काम है, मेरा सारा एग्जीक्यूशन का काम है। हम तीनों ने अपने डिपार्टमेंट्स को इस तरह डिवाइड किया हुआ है कि जो उसके डिपार्टमेंट का काम है वो फाइक का जो फाइनल कॉल होगी वही कॉल होगी। आयशा के इंटीरियर डिपार्टमेंट में आयशा की फाइनल कॉल है, मेरे एग्जीक्यूशन में मेरी फाइनल कॉल है। और जब कहीं डिसीजन हमने लेना होता है वो हम अपने फादर से लेता हूँ। हम तीनों बैठ जाते हैं उनके पास कि अब ये प्रॉब्लम है, इसका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इससे ये भी होता है कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो लर्न करने को भी मिलती हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अच्छा, जो एक अहम फैक्टर इसके अंदर है जो मैं समझता हूँ कि आप अपने जो और भी 7 एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोई अगर आप ये बताना चाहें कि अगर कोई हर्डल्स आती है तो उनको फेस कैसे करना है, मतलब आपकी अपनी लाइफ में कोई ऐसी हर्डल आई हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते काम में। मतलब ऐसे बहुत से टाइम पीरियड्स थे जब हमारे पास बिल्कुल काम नहीं था, और मैं भी सोचता था कि शायद मैं जॉब कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे क्लास फेलोज जो थे वो अगर 40,000 अर्न करें एक जॉब से यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ठीक है ना, तो मैं तो 15 तक भी नहीं अर्न कर रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार मैं फिर जॉब कर लेता हूँ, पैसे एट द एंड ऑफ द डे आपने पैसे कमाने होते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई जॉब कर लें।
एंड पे वो हुआ कि मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे फादर ने बताया कि नहीं यार तुम इसको कंसिस्टेंट रहो। हमें 3 महीने कोई काम नहीं आया था, बट 3 महीने हम वो सर्च करते रहे, अपने आप को बेहतर करते रहे। आप थोड़ा सा कमिटेड थे कि हाँ कुछ बिल्कुल आ जाएगा। कुछ आ जाएगा, अपने आप को बेहतर करते रहे। जिस टाइम पीरियड में हमारे पास काम नहीं थे, हम स्किल्स लर्न करते रहे, अच्छा, अपने ऊपर काम मतलब करते अपने रहे। आप को इनहेंस किया आपने। बिल्कुल। ठीक है। मुझे याद है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के बगैर एक ट्रिप पे चले गए कि हम चलो थोड़ा फिर के आ जाते हैं। उस ट्रिप पे हमें एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आ गया जो कि 2 स्टोरीज़ की बिल्डिंग थी डिफेंस में। अच्छा। और उसके बाद से फिर फ्लो ऐसे चलता रहा। प्रॉब्लम ये आती है कि लोग काम स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इधर सारे हमारे सेंट्रल एशिया रीजन में लोग काम नहीं स्टार्ट करते, काम करना भी चाहते हैं, बट वो दूसरे महीने या तीसरे महीने छोड़ देते हैं कि काम ही नहीं आ रहा। कंसिस्टेंसी एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ये भी फीलिंग आ जाती है कि अच्छा यार काम नहीं आ रहा तो ये काम ही ख़राब है, इसको वाइंड अप कर Wind देते up हैं और करते हैं। इसके बाद नया स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने जो आपकी स्टोरी में देखा, लास्ट 6 ईयर्स के अंदर आप लोगों ने जिस काम को स्टार्ट किया उसके अंदर लर्निंग करते गए और उसी काम को आपने कंटिन्यू रखा और आज आप सक्सेसफुल भी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कोई व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहें कि जो एक पॉइंट है जिसके ऊपर हर बंदा कमिटेड रहे कि वो एक सक्सेसफुल अपनी स्टोरी को बना सकता है, तो वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है? मैंने ये वैल्यूएट किया अपने इस प्रीवियस 6 ईयर्स जर्नी में कि कोई भी काम है आप उसको कंसिस्टेंसी से करें, आप उसमें कामयाब होंगे। और आप अपना 100% उस पर लगा दें, फिर ही आप कामयाब होंगे। मैंने ये देखा, आप देखें हमारे सारे मतलब रीजन, कोई भी काम पार्ट टाइम नहीं होता। कोई भी काम पार्ट टाइम नहीं होता। एक प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री से लेके टायरों वालों तक सब काम करते हैं। और अगर वो जो पायनियर्स है उसके अंदर, उन्होंने उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो वो यही है कि वो मेहनत करते रहे थे। कोई भी काम में, किसी भी काम में आप 4 साल मिनिमम लगाएं एंड देन यू सी 5th ईयर आप बहुत अच्छा फ्लरिश करेंगे। हमारा फ्लॉ ये है कि हम 2 साल भी नहीं, 2 महीने में काम वाइंड अप कर देते हैं कि ये काम फ्लॉप है। काम कोई भी फ्लॉप नहीं होता। सारी इंडस्ट्रीज में हर बंदा एक पायनीर बैठा हुआ है, और वो पायनीर बैठा हुआ है तो किसी वजह से ही बैठा हुआ है, उसने मेहनत की होगी और उसके प्रीवियस हिस्ट्री 10 साल की होगी। हम सिर्फ देखते हैं कि एक ब्रांड है जो कि बन चुका हुआ है, हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं देखते कि वो कैसे बना था। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने मैसेज दिया है, लेकिन इन सब के पीछे जो बैकग्राउंड है, क्या वो आपकी एजुकेशन है? आपने एजुकेशन यानी कि जब आप स्टडी कर रहे थे तब भी आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, या आप जब फील्ड में आए और आपको अपने सीनियर से कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने ये मिली सोच आपको? 40% जो है मेरा स्टार्टिंग है, 40% वो आपके एजुकेशन से आता है। ठीक है। जो नेक्स्ट 60% होता है वो जब तक आप फील्ड में आते नहीं और आप फेस नहीं करते चीज़ों को, उसके बाद आपको पता लगती हैं। तो दोनों चीज़ें टोटली इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपके पास एजुकेशन कम है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिर भी आप फ्लरिश नहीं करते, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और एजुकेशन ज़्यादा है फिर भी आप फ्लरिश नहीं करते। ये दोनों इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों का आपस में कम्बिनेशन बड़ा बिल्कुल ज़रूरी है। ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहला जो फैक्टर आपने जो विन करवाया वो आपका एक्सपीरियंस है, कि एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो एजुकेशन के साथ, वो मैच करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हमने एक स्टोरी को आपके सामने रखा जिसमें फैसल साहब ने बताया कि उन्होंने एक्सेस कम्युनिकेशन को जो उसका ड्रीम है वो उन्होंने अपने जो छोटी एज में है उसको ड्रीम को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने वो स्किल्स अडॉप्ट की, स्किल्स को लर्न किया, और अपने जो सीनियर्स हैं जिनमें उनके फादर ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया, ये तमाम चीज़ें उनके सामने थी। उनकी सपोर्ट, वो स्किल्स को अडॉप्ट करना, फिर टीम का साथ में आपस में मिल जाना, फिर अपनी कंसिस्टेंसी को अपने एक्सपीरियंस के साथ मर्ज करते हुए उन्होंने अपने काम को कंटिन्यू रखा। और जो प्रीवियस हमारे पास जो 2 इयर्स हैं जिसके अंदर कोविड-19 में बहुत से बिजनेसेस फ्लॉप हुए और डाउन हो गए, बल्कि इवन के आप ये समझते हैं कि कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि शट डाउन भी हुए। तो ऐसे जो काम थे उनके बावजूद भी, तमाम फैक्टर्स होने के बावजूद भी फैसल साहब ने और उनकी टीम ने अपने काम को कंटिन्यू रखा, एफर्ट करते गए, और एट दी एंड जो उन्होंने मैसेज दिया वो बड़ा अहम है कि कंसिस्टेंसी किसी भी काम में बड़ी ज़रूरी है। आप डाउन भी जाते हैं, कभी फेलियर्स भी देखते हैं, लेकिन आप अपने काम पे फोकस रखते हैं और एट दी एंड आप अपने जो आपका जो असल ड्रीम होता है वो फिज़िकल स्टेट के अंदर सामने आता है और एक टाइम में वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आज के शो में इतना ही है, और हम अगले शो में इंशाल्लाह
इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर से हम डिस्कस करेंगे और हम ये तमाम जो एक्सपीरियंस उनका अपनी लाइफ में जो उन्होंने फेस किया और जो उन्होंने गेन किया वो हम आपके सामने रखेंगे, ताकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह सेंट्रल एशिया के अंदर जो भी इंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और उनको जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, तो वो प्रॉब्लम से पहले इन चीज़ों से लर्न कर सकते हैं और अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सक्सेसफुल बना सकते हैं। थैंक यू।